students. Now in this lecture I'll be explaining you something which is called as application and domain specific embedded system. Now what do you mean by word domain specific? Now when I use word domain means any particular category. Fine, let's say we are using embedded system in telecommunication. We are using embedded system in household applications, which we call it as domestic applications. Then we can say it can be used in banking. Okay, then it can be used in security. Okay, then another domain is automation. So these are the different domains in which we can design the embedded system. So those embedded systems will become domain specific. Now under these domains there are applications. Now applications we can take, like in case of telecommunication we have walkie-talkie. This is application. Under household I can take microwave oven. Under banking I can take CCTVs. Okay, under security even I can take CCTVs. Under automation I can take door opening systems or door opening or attendance system. So these are some of the application and domain specific embedded systems. So let's see in detail some applications and some domain specific embedded systems. So let's go ahead and see. So one of the application specific is the washing machine. Okay, now this is a very common embedded system जो हमने हर एक के घर में देखा होगा, आप लोगों ने यूज भी किया होगा. Fine. So let's see something about application specific. So here there is some case study with commonly used embedded system. Now let's understand it more better. So now washing machines are available in 3 different modes. Okay. So पहला मोड कौन सा है? फुली ऑटोमेटिक. मतलब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कपड़े डाल देने हैं, पानी डाल देना है, सर्फ डाल देना है एंड स्टार्ट करना है. वो खुद ही देखेगा उसे क्या करना है. पानी कम है तो बताएगा, या फिर उसमें वजन ज्यादा हो गया तो बताएगा, सर्फ नहीं है तो बताएगा. सो ऑल दिस थिंग्स इट विल टेल. सो यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ समथिंग, टाइप ऑफ इंटेलिजेंट मशीन. ओके, तो फुली ऑटोमेटिक क्या करता है? मशीन पहली बात तो जब वो चालू हो जाएगा, ओके, वंस द सिस्टम इज स्टार्टेड इट परफॉर्म्स इंडिपेंडेंटली विदाउट द यूजर इंटरफियरेंस. ओके, और जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा इट विल नोटिफाई अबाउट द कंप्लीशन ऑफ वर्क. सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब खुद से कुछ नहीं करना. इट विल स्टार्ट नाउ. इट विल, जब मैंने स्टार्ट कर दिया वो चलते जाएगा, जब काम खत्म हो जाएगा इंडिकेट कर देगा कि भाई काम खत्म हो गया है. ओके, देन अभी इसका देखो, इंस्टेंटेनियसली सेंस द क्लॉथ क्वालिटी. जैसे मैंने आपको कहा था, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, वाटर टेम्परेचर, डिटर्जेंट, लोड. ओके, ये सारी चीज वो खुद ही रिकॉग्नाइज करेगा. अभी वजन कम है तो उसको समझ में आ जाएगा भाई कपड़ा कॉटन का नहीं है. वजन ज्यादा है तो उसको समझ में आ जाएगा कपड़ा कॉटन का है. अगर कपड़ा कॉटन का नहीं है तो उसको कम टाइम में वॉश करना है. कपड़ा कॉटन का है तो उसे ज्यादा टाइम में वॉश करना है. तो ये सारी चीजें वो ध्यान रखेगा मशीन खुद ही. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज फुल्ली ऑटोमेटिक. सो इट इज अ टाइप ऑफ, you can say, intelligent machine. Then comes semi-automatic. Now in semi-automatic machine, washing conditions are pre-defined. Pre-defined का मतलब होता है, अब जैसे कोई कपड़ा स्पेसिफिकली लाइक सिल्क है या नायलॉन है या कॉटन है, तो वहाँ पे हम बता देंगे कि भाई ये टाइप का कपड़ा भी आने वाला है. ओके, और उसको पता रहेगा कि अगर मैं नायलॉन का कपड़ा तो इतना टाइम में धोना है, व्हाट इज कॉटन का कपड़ा तो इतना टाइम में धोना है. ओके, तो प्री डिफाइंड है, कंडीशंस आर प्री डिफाइंड. देन व्हाट इट डज, अ प्री डिफाइंड मोड इज स्टार्टेड, सिस्टम परफॉर्म इट्स जॉब एंड आफ्टर कंप्लीशन इट इन्फॉर्म द यूजर. ठीक है, अब जॉब स्टार्ट किया, कंप्लीट होगा और यूजर को बता देगा. ओके, देन कम्स मैनुअल मोड. अब इन मैनुअल मोड में क्या करना है, हमें सब चीजें उसको बतानी पड़ती है. फाइन, खुद से वो कुछ नहीं सोचेगा. ठीक है, नाउ जैसे कपड़ा धोना है उसको, ओके, तो वो खाली धोने का वॉश का ऑप्शन ढूंढ लेगा. ओके, और उसके अंदर कितना पानी डालना है, कितने देर तक, सब यूजर को सेट करना है. पानी भी कितना डालना है यूजर देखेगा, कितना टाइम तक चलाना है वो भी यूजर सेट करेगा. मशीन खुद से कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वो धोने का काम करेगा.
ओके तो यहां पर उसको ये भी डिफाइन करना पड़ता है कि आपको वॉशिंग करनी है या रिंसिंग करना है या ड्राइंग करना है। ये ऑप्शन भी खुद को करना पड़ेगा। अब इस केस में क्या होता है फुल्ली ऑटोमेटिक में, वो वॉशिंग एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो वॉशिंग, उसके बाद रिंसिंग और उसके बाद ड्राइंग खुद से लेगा वो प्रोसेस, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं होती है। ओके सो आई होप ये 3 मोड जो है वॉशिंग मशीन के आपको समझ में आ गए होंगे। लेट्स गो अहेड नाउ। अब मैनुअल मोड में क्या होता है कि आफ्टर ऑल दिस डेटा इज एंटर्ड, मतलब हमने पानी डाल दिया, कपड़े डाल दिए, डिटर्जेंट डाल दिया, मशीन को स्टार्ट करेंगे। ओके मशीन स्टार्ट करने के बाद वो खुद एक बीप कर देगा कि बेबी काम खत्म हो गया, लेकिन सारे पैरामीटर्स हमको खुद को सेलेक्ट करने पड़ते हैं। ओके तो उसको सेलेक्ट करने के लिए वहां पर एक कीपैड भी होता है। सो दिस वर सम ऑफ द थिंग्स अबाउट दी, और दिस वर सम ऑफ द व्हाट इज ए मॉड्यूल्स, ओके, और टाइप्स ऑफ द washing machines in which modes they are working. Now let's see the different parts of the washing machine. Okay, so there is inlet control valve. अब इसका काम क्या है, तो पानी अंदर जाने देना है वॉशिंग मशीन में। ओके वॉशिंग मशीन में पानी फिल करने के लिए वो हेल्प करेगा। ओके सो एक बार कपड़े डाल दिए आपने, ओके ये वाल्व खुद ही ओपन हो जाएगा। ओके ये वाल्व खुद ही ओपन हो जाता है। ओके एंड अभी कपड़ा, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो टाइप का कपड़ा है, वेदर इट इज सिल्क और द कॉटन और द नायलॉन और द पॉलिएस्टर, वो कितना पानी चाहिए खुद उतना पानी लेगा। ओके एक बार पानी हो गया उसके अंदर, वो खुद ही बंद हो जाता है, क्लोज खुद ही हो जाएगा, बिकॉज ऑटोमेटिक मशीन है। ओके अब ये होता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मतलब क्या होता है, इट्स अ लीवर। ओके इस लीवर के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड के कॉइल होती है। अब जैसे ही मैं इसको सिग्नल देता हूं, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये बंद हो गया, और जब सिग्नल निकाल दूंगा तो ये वापस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड it will get open. So opening closing can be done with the help of this solenoid valves. Okay, so I hope आपको ये समझ में आ गया कि what is solenoid valve. Now let's go ahead. तो अब देखेंगे सेकंड कंपोनेंट, दैट इज वाटर पंप। अब वाटर पंप का काम क्या है, तो पानी सर्कुलेट करना है वॉशिंग मशीन में। ठीक है, इट विल हेल्प इन सर्कुलेटिंग द वाटर इनसाइड द वॉशिंग मशीन। अब इट वर्क्स इन 2 डायरेक्शन। ओके रिसर्कुलेटिंग द वाटर ड्यूरिंग वॉश साइकिल, धोने के टाइम वो पानी रिसर्कुलेट करेगा, और ड्रेनिंग वाटर ड्यूरिंग द स्पिन साइकिल। एक बार आपका ड्राइंग हो गया, अभी रिंसिंग चालू है, तो वो जो गंदा पानी बाहर निकलना है वो भी काम इस पंप का है। फाइन, चलो तो ये आपको 2 चीज समझ में आ गई, दैट इज वाटर इनलेट कंट्रोल एंड वाटर पंप। फाइन, एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट, दैट इज टब। अब टब क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टब्स इन अ वॉशिंग मशीन, एक इनर टब होता है और एक आउटर टब होता है। तो यहां से देखोगे ध्यान से, तो ये जो जाली वाला जो है ना वो इनर टब है, और उसके ऊपर ये प्लास्टिक जो ऊपर कवरिंग है वो आउटर टब है। तो इनर टब को सेफ्टी देने के लिए होता है। फाइन, सो द क्लॉथ्स आर लोकेटेड इन द इनर ट्यूब वेयर द क्लॉथ्स आर वॉश्ड, रिंस्ड एंड ड्राइड। इनर टब में ओके इनर टब को छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब वो छोटे छोटे होल्स होने की वजह से क्या होता है, लेट्स सी दिस हियर, सो देयर इज अ स्मॉल होल्स। तो ये किसके लिए, तो पानी जो है ना बाहर निकालने के लिए, और वो पानी बाहर आने के बाद इस ड्रेनेज से वो यहाँ से बाहर आ सकता है, यहाँ से। ओके दैट इज अ वाटर पंप, और ये पानी इनलेट आउटलेट का भी काम करता है। तो एक बार जब कपड़े धुल गए, ओके तो उसको पानी निकालने के लिए भी काम में आता है। ये पानी कहां पे कलेक्ट होता है, टब के अंदर। फाइन, सो दिस आर सम ऑफ द टाइप्स थिंग्स अबाउट द टब। तो अभी हमने 3 कंपोनेंट्स देख लिए, 3 पर्टिकुलर मॉड्यूल्स देख लिए वॉशिंग मशीन के। नाउ लेट्स वी गो अहेड। ओके अब देखते हैं क्या आएगा, एजिटेटर। ये सबसे मेन कंपोनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज रोटेटिंग डिस्क। ये जो है ना, ये इधर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज एजिटेटर। अब जैसे हमारे कपड़े, कभी आपने देखा रहेगा मम्मी को कपड़े धोते, वो धोते कैसे है, एक हाथ से कपड़ा पकड़ दिए और दूसरे हाथ से क्लीन करती है, कि ऐसे जमीन के अक्रॉस उसको घिसती है। फाइन, या क्लीन करती है, एकदम रगड़ने वाला काम जो करते हैं। या फिर हाथ में अगर वॉशिंग मशीन आपने मम्मी के हाथ में देखा रहेगा कपड़ा धोते वक्त, तो क्या करते हैं, कपड़ा पूरा गीला करते, एक हाथ को पकड़ के ऐसे दोनों हाथ आगे पीछे करते, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रबिंग।
ओके, तो सेम एक्शन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर ये एजिटेटर है। तो एजिटेटर जो होता है वो इनसाइड टब में होता है, फाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्लीनिंग करता है कपड़ों की, सो इट इज डूइंग क्लीनिंग ऑफ द क्लोथ्स, फाइन। तो ये एजिटेटर क्या करता है, रोटेट्स कंटिन्यूअसली एंड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग करंट, ओके, विद इन द वाटर ड्यूरिंग द क्लोथ्स आर रोटेट इनसाइड द टब। तो जैसे पानी जाएगा ना बहुत फास्ट घूमता है और एक टर्बुलेंस क्रिएट करता है पानी के अंदर, और वो टर्बुलेंस के वजह से वो कपड़े धुल जाते हैं, उसमें से डस्ट निकल जाता है। ऐसे एग्जैक्टली जैसे हमारी मम्मी कपड़े धोती है, वो हाथों वाला एक्शन यहाँ पर एजिटेटर से होता है। ओके, सो अभी वो रोटेशन ऑफ द क्लोथ्स विद इन अभी क्या होता है, जब वो कपड़े अंदर घूम रहे हैं, पानी फ्लो हो रहा है, उससे एक टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है। अब उसके अंदर डिटर्जेंट भी है, ओके, तो डिटर्जेंट क्या करने वाला है, रिमूव द डर्ट फ्रॉम द फैब्रिक और द क्लोथ्स। जो फैब्रिक है उसमें से वो गंदा मैल जो है वो निकाल देगा उसमें से। तो एजिटेटर प्रोड्यूसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रबिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले कहा है, क्लोथ विच इज अदर इन द विद इन द वाटर। ओके, अब किसी वॉशिंग मशीन में लंबा एजिटेटर भी होता है, ओके, जिसके साइड में ब्लेड्स और फ्लैप्स बोलते हैं ना, फ्लैप्स भी होता है ऑन द अपर साइड। सो यू कैन सी देयर इज अ ब्लेड और द फ्लैप ऑन द अपर साइड, तो उससे क्लीनिंग एक्शन और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। ओके, अभी रोटेशन ऑफ द डिस्क एंड द ब्लेड प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग करंट, ओके, बहुत ज्यादा अच्छा उसके अंदर टर्बुलेंस क्रिएट होगा एंड कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छे से धुल जाएगा। सो ये हो गए 4 कंपोनेंट्स। अब 5वां कंपोनेंट देखते हैं हम। ओके, तो मोटर ऑफ द वॉशिंग मशीन। अब मेन इंपॉर्टेंट मोटर क्यों है, एजिटेटर के बाद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है मोटर। उस एजिटेटर को रोटेट करने में आएगा, तो वो वॉशिंग, रिंसिंग, क्लीनिंग सब काम करने के लिए वॉशिंग इस मोटर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मोटर इज कपल्ड टू द एजिटेटर और द डिस्क, इससे कनेक्टेड है। अभी जो मोटर होता है बहुत अलग अलग स्पीड पे चलता है। अभी अलग अलग स्पीड क्यों चाहिए, तो अगर कॉटन के क्लॉथ्स है, ओके, या फिर पॉलिएस्टर है, ओके, फिर लोड कितना है, ये डिपेंडिंग अपॉन दैट उसका स्पीड कंट्रोल होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल या मैनुअल कंट्रोल जैसे भी आपकी मशीन है उसके हिसाब से। तो फुली ऑटोमेटिक मशीन में क्या होगा, खुद ही एजिटेटर लोड के हिसाब से, एजिटेटर पर जितना भी लोड है उसके हिसाब से स्पीड चेंज होगा, फाइन। देन कम्स टाइमर। अब टाइमर क्या होता है, तो इज हेल्प इन वॉशिंग टाइम। तो हमें डिफाइन करना पड़ता है ना, ये मशीन मेरा इतना देर तक चालू रखो, तो खुद ही वो वॉश होने चालू हो जाएंगे कपड़े, ओके। तो ये हो गया मैनुअल मशीन में। मैनुअल मशीन में मुझे टाइमर सेट करना पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिक मोड में जब टाइमर सेट हो गया ना, तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ क्लोथ्स, उसका लोड कितना है, टाइप ऑफ क्लोथ्स, वो खुद ही अपने आप टाइमर को सेट कर देगा। लेकिन टाइमर इज एन इंपॉर्टेंट, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन, ओके। So let's go ahead for the next component or the next part, that is printed circuit board. अब ये सारी चीजें कंट्रोल करना, जैसे मोटर का स्पीड कंट्रोल करना, all those things, this are there in the what you say PCB। उसका पूरा हार्डवेयर जो रहता है वो PCB पे रहता है। तो PCB पे क्या रहता है, तो बहुत जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, सर्किट्स है, ओके, और उसमें से मेन कंपोनेंट होता है माइक्रो कंट्रोलर, ओके। तो वो इसके ऊपर रहता है, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे चाहिए कोडिंग में चेंजेस कर सकते हैं, ओके। सो अब अगर मेरे पास ये जो प्रोग्रामेबल कंपोनेंट है माइक्रो कंट्रोलर, तो उसके अंदर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकता हूं या फिर फजी लॉजिक सिस्टम यूज कर सकता हूं, ओके। इससे क्या होगा, मुझे बहुत अलग अलग फीचर्स इसके अंदर ऐड कर सकता हूं। जैसे मैंने कहा कि लोड के ऊपर मोटर कंट्रोल नहीं चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द क्लोथ स्पीड चेंज होना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद टेम्परेचर के हिसाब से, फाइन। तो ये सारे पैरामीटर्स के हिसाब से मशीन का कंट्रोलिंग होना चाहिए। एंड ऑटोमेटिकली कि कितने देर तक क्लीन करना है, कितने देर तक रिंस करना है, कितने देर तक ड्राई करना है, ये सारा काम किसका है, इस लॉजिक कंट्रोलर का है। ये जो पीसीबी पे ऊपर जो बोर्ड होगा ना, माइक्रो कंट्रोलर, तो ये माइक्रो कंट्रोलर प्लस जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चाहिए, ऑल दिस आर माउंटेड ऑन पीसीबी, ओके। तो पीसीबी क्या करेगा, टोटल वेट कैलकुलेट करेगा, उसके हिसाब से कितना पानी चाहिए वो ट्रांसफर करेगा, कितना टाइम तक वो कपड़े धुलने चाहिए वो सब डिसाइड करेगा। तो ये सब पीसीबी के ऊपर जो माइक्रो कंट्रोलर है प्लस जो सेंसर्स है, दे ऑल आर डिफाइनिंग दिस थिंग्स, ओके। दे इवन डिसाइड टाइम रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग एंड रिंसिंग। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू,
the entire process is done on a kind of processor or a microprocessor or a microcontroller. Okay, so this is like on a PCB everything is mounted. Now the next component is drain pipe. अब ड्रेन मतलब क्या? ड्रेन, ये ड्रेनेज पाइप है, आउटलेट, गंदा पानी निकाले वाला। ड्रेनेज का मतलब होता है जहां पे सब गंदगी कलेक्ट होकर बाहर जाने वाली है। तो ड्रेनेज पाइप क्या करता है? रिमूविंग ऑफ डर्टी वाटर फ्रॉम द वॉशिंग मशीन। ओके, एक बार वॉशिंग हो गई तो गंदा पानी तो बाहर निकल नहीं है। अब आती है सेंसर की बारी। तो सेंसर क्यों चाहिए? तो वाटर लेवल के लिए हमें सेंसर चाहिए। ओके, कितना अमाउंट ऑफ सोप है उसके लिए सेंसर चाहिए। फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर लेवल, टेम्परेचर, डोर स्विच, सिलेक्शन नॉब, स्पीड, लोड साइज, इन सबके लिए सेंसर्स यूज होते हैं। एंड द सेंसर्स आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। ओके, अभी वाटर लेवल सेंसर क्या करेगा? इंडिकेट करेगा जब पानी कम हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, एक लिमिट के बाद पानी कम हो जाता है धुलते धुलते, तो बीप कर देगा, उसे समझ में आ जाएगा कि पानी कम हो गया है। फिर डोर सेंसर, अब ये क्यों चाहिए? कि अगर गलती से डोर ओपन रह गया, ओके, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। और एक फेज खत्म हो गया, एक फेज से दूसरे फेज में जाना है, तो उसके लिए भी वो बीप करेगा। फाइन। सो जैसे अभी वॉशिंग खत्म हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा? वो बीप करेगा। फिर क्लीनिंग खत्म हो गई, तो उसके बाद भी हमको बताएगा कि ओके, नाउ क्लीनिंग फेज इज स्टार्टेड, क्लीनिंग इज ओवर। एंड उसके बाद योर ड्राइंग फेज इज स्टार्टेड एंड ड्राइंग फेज इज ओवर। तो ये सारी चीजें भी इंडिकेशन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सेंसर्स। फाइन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। देन कम सिस्टम कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोल दी मोटर स्पीड, मोटर का डायरेक्शन, ओके, एंड रिवर्स द डायरेक्शन। अभी जो एजिटेटर है ना, उसका जो क्लीनिंग एक्शन देना, तो एक बार सीधा घूमेगा, फिर उल्टा घूमेगा, फिर सीधा घूमेगा, फिर उल्टा घूमेगा। तो ये सारा काम कौन करने वाला है? ये सिस्टम कंट्रोलर करवाएगा उससे। ओके, तो सिस्टम कंट्रोलर रीड्स द स्पीड ऑफ द मोटर, कंट्रोल द स्पीड इन द डिफरेंट फेज। अब जैसे वॉशिंग के लिए स्पीड बहुत कम चाहिए रहती है, क्लीनिंग के लिए उससे थोड़ी ज्यादा, और ड्राइंग की सबसे ज्यादा। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ड्राइंग के लिए। आप क्या एक घर पे भी ट्राई कर सकते हो। एक रुमाल ले लो, उसको गीला कर दो, और उसको एक हाथ से एक हैंड पकड़ के दूसरा हाथ से उसको रोटेट करो, बहुत हाई स्पीड से रोटेट करो। तो क्या होगा? उसके अंदर का पानी बाहर उड़ते जाएगा, और हवा के वजह से वो कपड़ा ड्राई होते जाएगा। एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन दिस मशीन। तो ये परफॉर्म कौन करवाएगा? सिस्टम कंट्रोलर। ये इतना फास्ट रोटेट करेगा मोटर को कि उसके अंदर का पानी निकल के बाहर आ जाएगा और कपड़ा ड्राई होना चालू हो जाएगा। Okay, so different kinds of sensors which are there is door sensor, pressure sensor, then there is a keypad, okay, there is a speed sensor, and they all the status, sensor ka status, okay, sensor status, actuator controls, all this are taken care by this system controller. So I hope friends till this point students आपको ये समझ में आ गया कि वॉशिंग मशीन का एम्बेडेड सिस्टम से क्या रिलेशन है, और वॉशिंग मशीन कितना हाईली एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज ऑफ इट्स फीचर, बिकॉज ऑफ द मैनी फैसिलिटीज व्हिच इज प्रोवाइडिंग मैनी डिफरेंट मोड्स लाइक फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, एंड देन द मैनुअल मशीन्स। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर अभी भी कुछ डिफिकल्टीज है, आप क्या कर सकते हो? वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, फिर से स्टार्ट में जाइए इस लेक्चर के, और एक बार वो लेक्चर को फिर से देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली और हाउ द एग्जैक्टली वॉशिंग मशीन इज वर्किंग। Now we will see another application. Now this is also and you can say application specific or domain specific. So here it is an application specific because it is the microwave oven. It's an application. Fine. So let's go and see the details of the microwave oven, the another embedded system. So what a microwave oven consists of? It consists of a high voltage ट्रांसफार्मर, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन को चलाने के लिए एक हाई वोल्टेज की जरूरत होती है जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करेगा, जैसे कुकिंग हो सकती है। अभी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट कौन करेगा? तो ये जनरेट होगा कैविटी मैग्नेट्रॉन से। इट विल बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कैविटी मैग्नेट्रॉन। देन द नेक्स्ट इज कंट्रोलर सर्किट विद माइक्रो कंट्रोलर। तो जहां पर भी एम्बेडेड सिस्टम आता है या ऑटोमेटिक सिस्टम आता है, ओके, ऑटोमेटिक सिस्टम, fine, then there has to be a microcontroller which is nothing but a programmable component. Okay, सारा ऑटोमेशन जो होता है इस माइक्रोकंट्रोलर के प्रोग्राम के वजह से होता है। Fine, then there is a waveguide. Waveguides are nothing but tubes. एक छोटे छोटे ट्यूब्स होती हैं
जैसे अभी ये स्क्वायर पीस दिख रहा है आपको, ओके, सो ये ऐसे पूरा का पूरा एक स्क्वायर चैनल होगा, ओके। दिस टाइप ऑफ स्क्वायर ट्यूब्स आर कॉल्ड एज वेव गाइड्स। ये वेव गाइड्स जैसे पाइप के शेप में भी हो सकते हैं, ओके, दे कैन बी इन द शेप ऑफ पाइप्स आल्सो। सो व्हाट दिस डन इज, मैग्नेट्रॉन जो है यहाँ पर सिग्नल इंजेक्ट करेगा और ये सिग्नल इसके थ्रू ट्रैवल होकर दूसरे एंड तक बाहर आ जाएगा, ओके। अब पहला एक क्वाइट ऑब्वियस क्वेश्चन ये आ जाता है माइंड में कि व्हाई दिस वेव गाइड्स, व्हाई नॉट वायर्स, ओके। तो इतने हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है इस मैग्नेट्रॉन की, इस हाई फ्रीक्वेंसी पे वायर्स यूज नहीं हो सकते बिकॉज इन वायर्स में लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं एंड it cannot be used to transmit the signal from one end to another end. So such microwave signals, okay, are to be transmitted with the help of wave guides. और उसके बाद आ जाता है कुकिंग चेंबर जिसके अंदर एक्चुअली कुकिंग होगी, फाइन। सो लेट्स सी दिस डिजाइन। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज अ मैग्नेट्रॉन, देयर इज एन चेंबर, देन कंट्रोल सर्किट, अ ट्रांसफार्मर, अ वेव गाइड एंड द पावर, ओके। सो लेट्स सी the another view of this same microwave oven। तो यहां पर यह है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। उसके बाद ये हो गया मैग्नेट्रॉन। ये मैग्नेट्रॉन क्या करेगा, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करेगा। तो अब ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जब जनरेट करता है तो इट विल बिकम हॉट, सो टू प्रोवाइड कूलिंग देयर इज अ फैन, ओके। नाउ दिस इज अ वेव गाइड। तो यहां से सिग्नल जाके इस चेंबर तक जाएगा, दैट इज व्हाई दिस माइक्रोवेव गाइड्स आर यूज्ड। देन देयर इज अ कुकिंग चेंबर, ग्लास। अभी जो ग्लास है ये देखने के लिए कि खाने की कंडीशन क्या है, और ये शील्डेड ग्लास है, शील्डेड सो दैट माइक्रोवेव रेडिएशंस बाहर नहीं आ जाए इसके लिए। एंड देयर इज अ डोर एंड देयर इज अ कंट्रोल पैनल। सो दिस आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रोवेव ओवन। लेट्स सी वन बाय वन कंपोनेंट इन अ डिटेल, फाइन। सो फर्स्ट इज अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, तो इट विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू मैग्नेटिक कंप्लीट विदाउट यूजिंग द मूविंग पार्ट्स। अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इस तरह से ट्रांसफार्मर होता है। अब यहां पर एक वाइंडिंग होती है और दूसरी वाइंडिंग इस तरफ होती है। अब ये दोनों सर्किट जो है इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, बट क्या होता है यहाँ पर जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड वापस यहाँ से वोल्टेज जनरेट होता है। तो वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू, और वोल्टेज और करंट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, okay, they are converted into magnetic field, and this magnetic field is again converted into voltage or current. So there is coupling between the two, and that coupling is magnetic coupling without using any moving parts, okay। ये किसके लिए, तो ये सप्लाई प्रोवाइड करेगा मैग्नेट्रॉन को। Then the next component is cavity magnetron। अब ये है माइक्रोवेव एंटेना, okay, अब वैक्यूम ट्यूब है, okay, and oscillated in an electromagnetic field। और क्या करेगा, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करता है, दैट इज इन गीगाहर्ट्ज, ओके। ये मैग्नेट्रॉन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो माइक्रोवेव्स में यूज होता है, रडार्स में यूज होता है। जहां पर भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए गीगाहर्ट्ज के रेंज में, ये नॉर्मल ऑसिलेटर्स हमारे जनरेट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कैविटी मैग्नेट्रॉन्स यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज द कंट्रोल सर्किट। अभी कंट्रोल सर्किट जो होता है, कंट्रोल क्या करेगा, तो माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करना है इसको, ओके। सो माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल्स द वेव गाइड, ओके। अब ये क्यों कंट्रोल करना है, तो जो माइक्रोवेव सिग्नल्स है दे आर टू बी ट्रांसमिटेड और एमिटेड एट द कांस्टेंट रेट, ताकि खाना प्रॉपरली पके एंड अच्छे से पके। तो एक कांस्टेंट रेट, अभी जैसे हम खाना नॉर्मली गैस पे भी पकाते हैं, इंडक्शन पे भी पकाते हैं, तो क्या होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो वहां पर नॉर्मल गैस स्टोव में जो फ्लेम होती है उससे कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है, इंडक्शन में बिकॉज ऑफ दिस इंडक्शन प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है, और यहां पर जो होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट एमिशन ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशंस, ओके। सो दैट इज व्हाट इज द कंट्रोल यूनिट। चलो लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट आर द अनदर पार्ट ऑफ द माइक्रोवेव ओवन। So now the next is waveguide। अब waveguide क्या है, तो it's a linear structure that guides the electromagnetic wave। जैसे मैंने आपको बताया कि waveguide एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और जहां पर सिग्नल इंजेक्ट किया जाता है। तो इट कैन बी अ रेक्टेंगुलर, इट कैन बी स्क्वायर इन शेप, ओके। जनरली इट इज अ हॉलो मेटल पाइप, ओके। तो इसके एक तरफ, अभी जो पाइप है इसके एक तरफ जो होता है मैग्नेट्रॉन है, ओके, दैट इज अ मैग्नेट्रॉन, और दूसरे तरफ जो होता है ये ओपन हो जाता है चेंबर के अंदर, कुकिंग चेंबर में,
Fine. So placing waveguide into vacuum causes radio wave to scatter. Okay, main purpose क्या है? For scattering of radio waves. Then comes cooking chamber. Now very important is it's a microwave safe container to prevent microwave from escaping. Microwave radiations अगर वहां से बाहर आ गए तो जो यूजर उसको यूज कर रहा है उसको प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसको माइक्रोवेव प्रूफ कैसे बनाया जाता है? तो उसमें एक मेश लगी हुई है, उस मेश में होल्स लगे हुए हैं, उस होल से लाइट पास हो सकती है बट माइक्रोवेव रेडिएशंस पास नहीं हो सकते. Okay, so the cooking chamber itself is a Faraday's cage. Okay, what it does, it enclosure which provides microwave from escaping into the environment. तो ये क्या करेगा? इस तरह से डिजाइन है कि माइक्रोवेव को बाहर नहीं आने देगा और जो ऑपरेटर उसको यूज कर रहा है वो सेफ रहता है. ओके, ऑल्सो देयर इज अ कंडक्टिव मैश टू मेंटेन शील्डिंग. तो इसके अंदर एक कंडक्टिव मैश बनी हुई है उस विंडो के अंदर ही, ग्लास पैनल के अंदर ही. सो देयर इज अ ग्लास पैनल में कंडक्टिव मैश है और वो मैश को शील्डिंग प्रोवाइड किए सो दैट रेडिएशंस कोई भी एंगल से रिलीज ना हो और जो यूज कर रहा है उसको हार्म नहीं करे या तकलीफ नहीं हो उसको. सो दिस आर ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोवेव ओवन. फाइन. सो नाउ द थर्ड एग्जांपल वी विल टेक इज डोमेन स्पेसिफिक. अब यहां पर क्या लिखा है? ऑटोमोटिव. ऑटोमोटिव मींस इट इज समथिंग रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल. अब अगर मैं ऑटोमोबाइल का नाम लेता हूं तो कुछ भी आ सकता है. 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 5 व्हीलर, 6 व्हीलर, XYZ जितने भी व्हील्स होते हैं. फाइन. सो दिस इज अ डोमेन. ऑटोमोटिव इज द डोमेन. अब इस डोमेन में हम लोग किसका एग्जांपल लेने वाले हैं? तो हम लोग लेंगे लाइक व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑटोमोटिव एम्बेडेड सिस्टम्स. तो अभी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ओके, जहां पर भी मैंने आपको कहा कि ऑटोमेशन नाम आ गया मींस वहां पर कुछ ना कुछ ऑटोमेशन आने वाला है. सो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री क्या है? एक बहुत बड़ा मेजर एप्लीकेशन डोमेन है. मींस इट इज डोमेन स्पेसिफिक. सो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मैकेनिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है. अब मैकेनिकल सिस्टम कंट्रोल करना मींस एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है वाइपर. अब वाइपर कब कंट्रोल होगा? तो जैसे बारिश आना चालू हुआ वाइपर खुद से स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. दूसरा होता है ABS, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम. जब गाड़ी फुल स्पीड से चल रही है एंड सडनली उसको टर्न मारना है तो क्या होता है? फुल स्पीड गाड़ी अगर टर्न मारे तो स्किड होने के चांसेस है, स्लिप होने के चांसेस है, तो पलट सकती है गाड़ी. वो बचाने के लिए अंदर से एक ब्रेकिंग मैकेनिज्म होता है. वो देखेगा कि गाड़ी टर्न होने वाली है, वो धीरे धीरे अंदर से ब्रेक इस तरह से अप्लाई करेगा कि गाड़ी प्रॉपरली चले ऑन रोड विद अ प्रॉपर फ्रिक्शन. ओके, तो अभी जो एम्बेडेड कंट्रोल्स है वो एक व्हीकल के अंदर डिपेंड्स कितने होने चाहिए. तो अगर एक हमारा नॉर्मल सा व्हीकल है तो उसके अंदर 20 से 40 कंट्रोलर्स हो सकते हैं और हाईली सोफिस्टिकेटेड अगर गाड़ी है तो 75 to 100 भी कंट्रोलर्स हो सकते हैं. ओके, तो वेरी फर्स्ट एंड वेरी पॉपुलर एम्बेडेड ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम. ओके, सो दैट इज, अगर आपको याद है तो हीरो होंडा की बाइक थी एम्बिशन. ओके, एम्बिशन. इस एम्बिशन बाइक पर AMI लिखा हुआ होता था. ओके, इस AMI का मतलब होता था एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इग्निशन. ओके, इट वाज द फर्स्ट बाइक विथ एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इग्निशन. सो इट इज अ टाइप ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन. इससे क्या होता है? फ्यूल की बचत होती है और कार की एवरेज या माइलेजेस बढ़ जाती है. ओके, so some of the vehicle that uses embedded controls are listed below. तो जो यूज है embedded system का vehicles में क्या क्या यूज है? तो एयर कंडीशनर कंट्रोल के लिए है, इंजन कंट्रोल के लिए है, फैन कंट्रोल के लिए है, हेडलैम्प कंट्रोल कर सकता है. अब मैंने कहा था कि ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है, वाइपर कंट्रोल है, एयर बैग्स है ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स. ओके, एंड पावर विंडोज. तो इतने सारे एप्लीकेशंस है एम्बेडेड सिस्टम के एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में. इसके अलावा DSP भी यूज होता है, दैट इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. तो अपने पास जो अवेलेबल है, इट कैन बी MUSI प्लस इट कैन बी DSP एंड दिस आर आल्सो कॉल्ड एज ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स. फाइन. तो इतने सारे एम्बेडेड सिस्टम के पर्पसेस है इन केस ऑफ
domain specific or the automotive industry. Not even automotive industry, there are many such applications, many such industries where these applications are used. जैसे telecom है, banking है, automation है, industrial automation है, office automation है, healthcare है, hearables है, wearables, and there are many unlimited such list. So let's see here one of the vehicle that is having the complete automation with the above embedded system. So let's discuss the types of electronic control units. So very first thing is high speed electronic control units. So these are deployed in the critical controls and they require fast response. तो high speed मतलब बहुत fast response चाहिए. अब जैसे airbags, तो जैसे एक्सीडेंट का कंडीशन आता है एयरबैग्स ओपन होना चाहिए. तो दिस आर वेरी फास्ट डिसीजन टेकिंग एम्बेडेड सिस्टम्स एंड दे आर यूज्ड फॉर क्रिटिकल कंट्रोल्स. तो इसमें क्या आ जाता है और भी क्या क्या आता है अदर देन एयरबैग्स? दे हैव फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, दे हैव एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम्स, इंजन कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल्स, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स, ट्रांसमिशन कंट्रोल्स एंड सेंट्रल कंट्रोल यूनिट. तो ये सारे जो भी सिस्टम्स है वो आ जाते हैं हाई स्पीड कंट्रोल पे. इन पे जो डिसीजंस लेनी है या इन पे जो कंट्रोल करना है, इन पे जो एक्शन लेना है, इट शुड बी वेरी फास्ट. एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसके अंदर एक्शन होना चाहिए. सो दिस इज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स. देन द सेकंड आर लो स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स. अब यहां पर अगर थोड़ा डिसीजन डिले हो गया या रिस्पॉन्स डिले होके भी आ गया ना तो फर्क नहीं पड़ता है. तो जहां पर भी टाइम क्रिटिकलनेस नहीं है वहां पर ये यूज होते हैं. तो इसमें क्या होता है कि लो कॉस्ट माइक्रो प्रोसेसर या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर थोड़ा लो रेंज का रहेगा तो भी चलेगा. बट इन केस ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स इट शुड बी वेरी प्रिसाइज. तो उसके जो कंट्रोलर्स होते हैं वो भी थोड़े कॉस्टली होते हैं. ओके, सो अब इसमें क्या क्या आ जाता है? तो ऑडियो कंट्रोलर हो गया, पैसेंजर एंड ड्राइवर डोर लॉक्स हो गया, डोर ग्लास कंट्रोल्स हो गया. तो ये सारे जो एप्लीकेशंस है इसमें कुछ इश्यू भी आ गया तो ह्यूमन लाइफ के साथ कोई भी ट्रेजेडी नहीं होगी. बट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स वहां पे यूज होते हैं जहां पर कुछ भी इश्यू हुआ तो ह्यूमन लाइफ इज एट स्टेक. मतलब उसमें प्रॉब्लम हो सकता है. इवन देयर कैन बी अ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेक प्रॉपर्ली नहीं लगा, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम रेस्पॉन्ड नहीं किया, गाड़ी पलट गई तो इंसान मर सकता है. फाइन. इंजन इग्निशन अगर टेम्परेचर प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं हुआ, इंजन में आग लग गई तो इंसान की डेथ हो सकती है, ड्राइवर की डेथ हो सकती है. सो ऑल दिस थिंग्स आर प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड. Fine. So I think you have understood what is high speed electronic control units and low speed electronic control units. अब इनमें होता है एक कम्युनिकेशन बस. अब मैंने आपको एम्बेडेड सिस्टम के इंट्रोडक्शन लेक्चर में एक चीज बताई थी कि एम्बेडेड सिस्टम या तो वो इंडिपेंडेंट सिस्टम हो सकता है. फाइन, इट कैन बी अ इंडिपेंडेंट सिस्टम और इट कैन बी अ सब सिस्टम. इट कैन बी अ सब सिस्टम. ओके, एंड हो सकता है कि ये सीरियल बस पे काम करे, पैरेलल बस पे काम नहीं करे. क्योंकि सीरियल बस इसलिए यूज होता है क्योंकि वायरिंग कम हो जाएगी. तो एक ऑटोमेटिक व्हीकल में देयर आर सच n नंबर ऑफ कंट्रोलर्स व्हिच आर कनेक्टेड व्हिच कम्युनिकेट विद ईच अदर, ओके, विद द हेल्प ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन. So there are different types of serial interfaces that automotive embedded system application has. तो एक है कंट्रोल एरिया नेटवर्क. अब ये कंट्रोल एरिया नेटवर्क किसने बनाया था? रॉबर्ट बॉश ने. और एक कैन बस जो है स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए बनाया गया था. नाउ इट सपोर्ट्स मीडियम स्पीड एंड हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर. ओके, कैन इज इवेंट ड्रिवन प्रोटोकॉल, ओके, विद द इंटरफेस एंड सपोर्ट फॉर एरर हैंडलिंग इन द ट्रांसमिशन. मतलब जब डेटा ट्रांसमिट होगा एक से दूसरे में, अगर उसमें कुछ एरर आ गया तो उसको वो क्योर कर सकता है एंड इट कैन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू अनदर. सो देयर कैन बी मेनी कंट्रोलर्स व्हिच कैन बी कनेक्टेड टू दिस कैन बस. सो आई थिंक आपको ये कैन बस का कंसेप्ट समझ में आ गया. इट्स अ सीरियल बस. देन सेकंड इज लोकल इंटरकनेक्ट नेटवर्क, लिन. अब इसमें क्या होता है? देयर इज सिंगल मास्टर्स एंड मल्टीपल स्लेव्स फॉर द कम्युनिकेशन. इट कैन वर्क अप टू 20 kbps ऑफ द डेटा ट्रांसफर. और ये किसके लिए यूज होता है? तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है सेंसर्स और एक्चुएटर्स की इंटरफेसिंग करने के लिए. अब लिन में क्या होता है? देयर इज अ मास्टर कम्युनिकेशन ट्रिगरिंग टू एलिमिनेट बस आर्बिट्रेशन प्रॉब्लम. अब बस आर्बिट्रेशन मतलब जब बहुत सारे सेंसर्स कनेक्टेड है, ओके, बहुत सारे, हो सकता है कि सबको साथ में ट्रांसफर करना हो तो पहले कौन ट्रांसफर करेगा ये डिसाइड करना है. दो साथ में ट्रांसफर करें तो कोलिजन होने के चांसेस है वो अवॉइड करना है. तो ये सारे आर्बिट्रेशन प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर देता है.
ओके तो ये कहां पर यूज होता है? तो मिरर कंट्रोल, ठीक है, फैंस कंट्रोल, सीट पोजिशनिंग, इन सब में लीन बस का यूज होता है। सो ये दो इंटरफेसेस आपको समझ में आ गए होंगे। ओके चलो आगे देखते हैं। देन थर्ड इज मीडिया ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट, दैट इज मोस्ट फाइन। सो इट इज फॉर नाउ सी एज इट सेज मीडिया, तो हमारे कार में मीडिया क्या हो सकता है? ऑडियो या वीडियो, फाइन। तो जनरली ये ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट के इंटरफेसिंग के लिए काम में आता है। ओके नाउ द मोस्ट बस इज मल्टीमीडिया फाइबर ऑप्टिक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ओके इट इज इंप्लीमेंटेड आइदर इन स्टार और रिंग और डेजी चेन। स्टार मतलब देयर विल बी वन सर्वर सेंट्रल कंट्रोलर। ओके रिंग मींस ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू वन अदर इन द रिंग फॉर्मेट। ओके एंड देयर इज डेजी चेन। डेजी चेन मींस वो एक से दूसरे से कनेक्टेड है। सो इट कैन बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट विद अ फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी। Okay, so the scheme defines the physical as well as application network layer and the media access control layer. This is something which is related to communication. जो हमारे OSI के 7 layers है, okay, तो ये particular layers में काम करेगा ये बस। That is physical because it's a fiber. Then as well as application उसको control करना है, network control करना है और media access भी उसको करना है। ओके सो आई होप आपको ये डोमेन जो ऑटोमोटिव डोमेन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइन ओके अगर यहां पर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, इन केस इफ यू हैव एनी इश्यूज येट, आप क्या कर सकते हो? इस लेक्चर को रिवाइंड करके पूरी तरह से समझ सकते हो, जहां पर हमने 3 चीज, दैट इज वॉशिंग मशीन, इट इज एन एप्लीकेशन, सेकंड माइक्रोवेव ओवन, इट इज एन एप्लीकेशन, एंड थर्ड हमने एक डोमेन देखा दैट इज ऑटोमोटिव, ओके विच इज रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल। So I hope these 3 concepts or these 3 applications are very clear to you, and so till then have a nice time. We'll again see in the next lecture what further things about the embedded system. So have a nice time, take care.